एक बहुत बड़ी कमी है हमारे नौजवानों में, वो जोखिम लेने से डरते हैं। वाजपेयी को मेरे से यानी नफरत है, बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी जयललिता। मुझे कहने लगी कि सरकार को गिराना है, सरकार को गिराना है। कौन है आपका फेवरेट क्रिकेटर? धोनी। कहते हैं कि ज़िंदगी कई बार आपको इतने मौके देती है कि आप अपने किरदार बदलते बदलते बहरूपिये से हो जाते हैं। आप कौन सा किरदार कैसे निभा रहे हैं, इससे तय होता है कि तारीख आपको कैसे याद रखेगी। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही लल्लन टॉप आदमी है, जिसके बारे में मैंने पहली बार जाना कि एक जनसंघ का सांसद था जो इंदिरा गांधी के तमाम दबावों और पुलिसिया घेरों को धता बताते हुए बहरूपिया बन के रूप बदल के संसद में पहुंचा, अपनी बात कही और फिर रफू चक्कर हो गया। एक शख्स जो आईआईटी में प्रोफेसर रहा और जिसे पैसे की तमन्ना नहीं थी, लेकिन अपनी बात सही साबित करनी थी, इसके लिए बरसों कोर्ट में लड़ाई लड़ी। एक शख्स जिसका राजनीति में जब नाम आता है, मुझे ध्यान है कि चंद्रशेखर ने एक किताब में ये बात लिखी थी कि मैं चाहता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी मेरी पार्टी में रहें, क्योंकि वो बाहर रहेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत होगी। इस तरीके का स्वरूप है सुब्रमण्यम स्वामी का। नो पॉलिटिक्स प्लीज़ में आज हम इस शख्स से बात करेंगे जो स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, नेता हैं और जिनकी चाय पार्टियों से और जिनके दखल से हर कोई डरता है। लेकिन बात सियासत की नहीं होगी, सियासत के पार की ज़िंदगी की होगी। स्वामी साहब, सबसे पहले तो मुझे राजनीति से इतर जो आपको तमाम चीज़ें नौजवानों के बीच में, आप सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं, आपके नाम पे कई पैरोडी अकाउंट भी चलते हैं, क्या आपको इनके बारे में जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है, परंतु मेरे साथी लोग उसको बताते रहते हैं और कहते हैं कि इस पर कंप्लेंट डालनी चाहिए। मैंने कहा क्यों, लोगों को तो पहचान जल्दी आ जाएगी और जानते हैं कि ये किराए के लोग हैं, तो किराए के लिए कर रहे हैं, तो उनके यहाँ उनको करने दीजिए। इसका लोकतंत्र में ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करनी चाहिए। हम लोग कई बार फिल्मों में देखते हैं कि एक बहुत ताकतवर आदमी होता है, कई बार वो राजगुरु होता है, कई बार कुछ और, जिसके पास सबकी पोल पट्टी होती है। सुब्रमण्यम स्वामी के पास राजनीति में उभर रहे और राजनीति में जम चुके हर आदमी की दुखती नब्ज है, ये कैसे? देखिए, एक तो मेरे भूमिका ऐसी है कि मैं दिल्ली में पढ़ा था। मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो सारे गवर्नमेंट में और विदेशी एम्बेसीज़ में बाहर कई जगहों में जाकर बसे हैं। फिर मैं कई सालों के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक था, जो सबसे दुनिया के मशहूर यूनिवर्सिटी है, और इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स अनेक जगह जगह में हैं जिनको मैंने ऐसे पढ़ाई की, उनका लगन और स्नेह अभी भी है। और तीसरा है कि यहाँ जो स्टेनोग्राफर्स, क्लार्क्स के में मद्रासी बहुत हैं, वो हमें एक आदर्श मानते हैं। तो और मैंने किसी को आज तक यानी धोखा नहीं दिया कि वो उसने मुझे जानकारी दी और मैंने उनका नाम खुलासा कर दिया है। तो एक विश्वास पैदा हुआ है कि मुझसे मिलेंगे तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगा और जो देते हैं उसको मैं उसको पहचान नहीं दूंगा। प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी की ज़िंदगी का सबसे लल्लन टॉप, सबसे दिलचस्प वाकया देश में पढ़ाते हुए या विदेश में पढ़ाते हुए? हाँ, मेरे क्लास में जब हर कोर्स समाप्त होती थी हार्वर्ड में, और अनेक देशों से विद्यार्थी आते थे, तो मैं एक सवाल पूछता था कि किस प्रकार की नौकरी में आप खोज करेंगे जिसमें जोखिम लेना पड़ेगा और हो सकता है उसमें करोड़पति बन जाएंगे या खड्डे में गिर जाएंगे। जोखिम लेने से ये दोनों तरफ बात होती है। या कोई ऐसी नौकरी जिसमें हर साल आपका तनख्वाह 5% बढ़ेगी और आपको आखिर में 60 साल की उम्र में प्रोविडेंट फंड पेंशन मिलेगी और उसको लेकर घर खरीद के टेलीविज़न देखोगे। इस प्रकार की स्थिर और स्थायी नौकरी चाहिए, ऐसा मैं पूछता था। तो मुझे आश्चर्य होता था कि अमेरिकन्स पूछते थे कि मैं खड्डे में गिरूंगा, इसकी संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। बट हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स सब वो दूसरी नौकरी जिसमें गारंटी है, भले उसमें गरीबी है, परंतु वो जो जोखिम ना लेने की जो मंशा बनी है हिंदुस्तानी की, वो उसमें निकलती थी।
तो ये मुझे सबसे दिलचस्पी बात निकली कि भारत में एक बहुत बड़ी कमी है हमारे नौजवानों में, वो जोखिम लेने से डरते हैं। आपने जोखिम का जिक्र किया और इस शो की रूपरेखा में है कि सियासत से जुड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं फिर भी अपने लालच को काबू नहीं कर पा रहा हूँ। एक जोखिम सुब्रमण्यम स्वामी ने लिया था अप्रैल 1999 में, एक चाय पार्टी जिसमें वो सूत्रधार थे, दो किरदार थे, सोनिया गांधी और जयललिता। आपको क्या मलाल है कि वो चाय पार्टी और उसके बाद के राजनीतिक हालात, अगर आपको दोबारा से वो पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखनी हो तो क्या आप बदल के लिखते, या आपको लग रहा है कि जो हुआ वो लॉन्ग रन में ठीक हुआ, और उसकी भूमिका कैसे बनी, तैयारी कैसे हुई? देखिए, पहले तो ये मेरी इच्छा के आधार पर नहीं बनी। जयललिता बहुत चिड़ी हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी से, और इसीलिए चिड़ी हुई थी कि वो सबसे बड़ी घटक थी, और उसके बिना सरकार बन नहीं सकती थी। और उसी ने पहले वाजपेयी को देश के प्रधानमंत्री बनाऊंगी चुनाव में उसने घोषणा की थी। तो उसकी अपेक्षा थी कि जो वो कैबिनेट पोस्ट मांगेंगे उसको वाजपेयी देगा। और उसने मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए किया। अखबारों में उन दिनों में 1998 में जब सरकार बनी तो ये अखबार में बहुत आया था कि जयललिता की डिमांड है, बट वाजपेयी को मेरे से यानी नफरत थी, तो उन्होंने हाँ हाँ कह के आखिर में बनाया नहीं। तो उससे वहाँ चिढ़ना शुरू हुआ, बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी जयललिता। तो वो मुझे कहने लगी कि सरकार को गिराना है, सरकार को गिराना है, इन्होंने धोखा दे दिया। तो मैं उनको कहता था अभी तो 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है। 1 साल होने के बाद उसने एक दिन मुझे कहा कि अब तुम मुझे टाल नहीं सकते हो, ये तुम करके दो, सरकार को गिराओ। तो मैंने कहा सरकार गिराएं और वैकल्पिक सरकार नहीं बनाएंगे तो सब मुझे हम लोगों को गाली देंगे। तो उस समय एक ही रास्ता था, सोनिया गांधी से। मैं नहीं सोचता था कि सोनिया गांधी जिस प्रकार से धोखा दी बाद में, वो कल्पना कर सकता था, या मुझे कोई एक यानी कोई संदेह भी नहीं था कि ऐसा कोई करेगा। हम सब मिलकर तय करते। उसमें मुलायम सिंह भी थे, मायावती भी थी उसमें। मिलकर हमने ये तय किया था कि सरकार को गिराएंगे, जयललिता अपनी समर्थन वापस करेगी और उसके बाद मिलकर मिलीजुली सरकार बनाएंगे। और सोनिया गांधी ने हाँ किया और कहा कि सरकार गिरने के बाद मेरे घर में सब मिलेंगे। लेकिन जैसे सरकार गिरी वो उसने जाकर राष्ट्रपति को कहा कि मैं सिर्फ शुद्ध कांग्रेस सरकार बनाऊंगी, नहीं तो चुनाव करा दो। ये तो हमारे साथ धोखा हुआ। और उस धोखा के पीछे क्या था कि कोटरोची पर कोई समझौता हो गई थी वाजपेयी से। ये है जिसके कारण उसने हम लोगों को सरकार बनानी नहीं दी, चुनाव कराया। उसमें जयललिता का सबसे बुरा हाल हुआ, क्योंकि पहले उसके पास 5 मंत्री थे एनडीए में, सिर्फ मैं नहीं बन सका, बट बाकी सब बन गए थे और वो सरकार भी गई। और उसके बाद वाजपेयी ने डीएमके को सरकार में ले ली। तो जयललिता तो हर कोण में हारी, हर आयाम में हारी। तो उस से सब लोग कहते हैं कि तुम्हें कहते, मैं वही किया जो जयललिता चाहती थी, और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्वात्रोची का डर और लालच दिखाकर सोनिया गांधी को मजबूर किया कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करें तो अकेले करें, वरना ना करें। सही, यही मैं कह रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी स्वामी जी से इतने नाराज़ क्यों रहते थे? अब उनका संस्कार और उनकी रणनीति में मैं फिट नहीं हो रहा था। इमरजेंसी में वो चाहते थे कि मैं ये भूमिगत काम ना करूं। और जब मैं पार्लियामेंट में गया और आया तो उन्होंने मेरी वीरता का तो प्रशंसा की, परंतु कहा कि अब तो इमरजेंसी कभी नहीं हटेगी। इंदिरा गांधी तो और सख्त हो गई और वो चाहते थे कि मैं समर्पण करूं, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नेता संचालन कर रहे थे भूमिगत संगठन का, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो बहुत आवश्यक काम कर रहे हो, तुम्हें सरेंडर नहीं करना। तो बाद में यही हुआ, जब वो बने विदेश मंत्री तो हम चाहते थे कि हमारी दोस्ती चाइना से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें वो दूसरी राय के थे।
तो धीरे धीरे ये मतभेद पब्लिक में आने लगी। और फिर जब बीजेपी बनी तो उन्होंने तय किया कि वो बीजेपी बनाएंगे। मैंने सोचा कि जनता पार्टी को जारी रखनी चाहिए, तो इसीलिए अलग अलग हो गए थे। चलिए, सियासी बातों के लिए तो बहुत सारे मंच हैं, मुद्दे हैं। जब प्रोफेसर स्वामी राजनीति नहीं कर रहे होते हैं तब क्या करते हैं? सिनेमा देखते हैं, गाने सुनते हैं, खेलते हैं, क्या करते हैं? सिनेमा तो मैं कभी नहीं सुनता, देखता हूँ। सिर्फ देखता हूँ तो जैसे रामायण की डॉक्यूमेंट्री जो बनी थी, दूरदर्शन में दिखाया गया, या कोई वर्ल्ड वॉर 2 का या किसी की बायोग्राफी, इस प्रकार के मैं देखता हूँ। अनेक न्यूज़ चैनल देश का और बाहर का मैं देखता हूँ। और हम कई आयाम में हमारी दिलचस्पी है। जैसे मैं डिफेंस कॉलेज के लिए आतंकवाद के विरुद्ध में रणनीति कौन सी होनी चाहिए, उसका मैं विश्लेषण करके बहस लेक्चर देता हूँ। उसकी तैयारी में पुस्तक पढ़ता हूँ। तो हमें मेरी मन में भगवद गीता के कारण एक शांति है। तो इसीलिए मुझे खेलकूद भी मैं क्रिकेट ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में क्रिकेट खेलता था। कौन है आपका फेवरेट क्रिकेटर? धोनी। हाँ। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, सोशल मीडिया के इस दौर में जब नई नई थ्योरीज, नए नए गढ़े हुए सच सामने आ रहे हैं, एक बड़ा तबका है जिसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी, कोई उसे हिंदू हृदय सम्राट कहता है, कोई सच बताने वाला कहता है। सुब्रमण्यम स्वामी का हीरो कौन है? गैर राजनीतिक व्यक्तित्व, क्योंकि राजनीति में कई बार क्या होता है कि तात्कालिक संदर्भों से भी जवाब तय हो जाते हैं। सियासत के इतर वो कौन सा शख्स है जो बार बार आपको प्रेरित करता है, प्रभावित करता है, और जब कभी मुश्किल आए तो ताकत भी देता है? नहीं, मनुष्य में तो कोई नहीं है। मैं कृष्ण भगवान को देखता हूँ कि उनकी जो सोच, उनकी जो तरीके हैं। अभी भी मैंने बाबरी मस्जिद में कृष्ण भगवान का उल्लेख किया था मुसलमानों के साथ, कि मैंने कहा कि 40,000 मंदिरों को आपने तोड़ा, हमें 3 दे दो, बाकी आप रख लो। और मैंने उनको सुनाया कि जब युद्ध हो रही थी, होने के लिए सब इकट्ठे हुए थे कुरुक्षेत्र में, तब कृष्ण भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, हस्तिनापुर रख लो, इंद्रप्रस्थ रख लो। तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि मेरे आज के जो इस धरती में जो पैदा हुए हैं, रहे हैं, उनमें से कोई मेरा हीरो नहीं है, परंतु प्रशंसा हम करते हैं अलग अलग कारणों से। अलग अलग महात्मा गांधी की मैं प्रशंसा इसलिए करता हूँ कि उन्होंने एक व्यापक संगठन बनाया जिसको अंग्रेज़ सरकार सौंप के जा सकते थे, अब किसी और ने नहीं किया। इस प्रकार से ये थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कृष्ण को अपना हीरो बताते हैं और राजनीति का बहुत ज़्यादा आगा पीछा सोचे, जो अपने हिस्से का सच है वो बेबाकी से बयान कर देते हैं। नो पॉलिटिक्स प्लीज़ में एक और नेता के सियासत के पार के ज़िंदगी को खंगालेंगे। शुक्रिया।